लेक्चर फ्लो की अगर अपन बात करें तो लेक्चर फ्लो में अपने लिए है निषेचन पश्य घटनाएं। अब ये क्या है तो थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। वही अपने 3 पॉइंट जो अपन ने चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट किए थे कि पहले निषेचन से पूर्व क्या घटनाएं होती हैं, तो उसमें अपन ने 2 घटनाएं पढ़ी, युग्मक निर्माण और युग्मक स्थानांतरण। ठीक है, फिर निषेचन जिसमें अपन ने द्विनिषेचन पढ़ा। अब आती है निषेचन के बाद क्या होता है। तो निषेचन पश्य घटनाओं में एक तो अपन ने भ्रूणपोष, पहला टॉपिक क्या था निषेचन पश्य घटनाओं में। निषेचन पश्य घटनाओं में देखो, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है 4-5 नंबर के अंदर लॉन्ग में, तो आपको बोल देंगे कि निषेचन पश्य घटनाएं बताओ, तो आपको क्या क्या बताना है। तो निषेचन पश्य घटनाओं में एक तो आपको भ्रूणपोष का निर्माण बताना है, ठीक है, वो अपन कल की क्लास में करके आ चुके हैं, तो ये अपना पहला। दूसरा जो अपन आज की क्लास में करने वाले हैं और वो रहेगा अपना भ्रूण निर्माण या भ्रूण विकास, ठीक है। और फिर वही जो नया पादप अपना बनेगा, और इसी को अपन एक और शब्दों में और क्या कह सकते हैं, अगर मैं इसी को बोलना चाहूं तो मैं भ्रूणोद्भव ही बोल सकती हूं, भ्रूणोद्भव बोल सकती हूँ ना, भ्रूणोद्भव एम्ब्रियोजेनेसिस भी बोल सकती हूँ, वो पढ़ेंगे। और फिर अगर लास्ट अपन एक टॉपिक और लेना चाहें तो बीज और फल का निर्माण, जो कि इसी के साथ चलेगा, बीज व फल। तो भाई बीज और फल जो बहुत ही छोटा टॉपिक है, इसके बारे में अपन ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ से आप 11th को कनेक्ट मत कर लेना, क्योंकि 11th में यहाँ पे बहुत सारी चीजें थी, लेकिन इस अपनी 12th में फल के बारे में यानी कि फ्रूट के बारे में ज्यादा डिटेलिंग नहीं है। तो आज जो अपन पढ़ने वाले हैं वो द्विबीजपत्री भ्रूण यानी कि डाइकॉट एम्ब्रियो के बारे में पढ़ेंगे, डाइकोटिलेडन एम्ब्रियो, ठीक है, उसके बारे में अपन पढ़ने वाले। क्या होता है अभी बात करते हैं। तो सबसे पहले ये अपन कल करके आए हैं, ये आज शुरू कर रहे हैं। तो भ्रूण के निर्माण की बात अगर करते हैं अपन, तो एक बार फिर से मैं वो परिभाषा लिख देती हूँ। जिन्होंने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा हुआ है उनके पास ये परिभाषा ऑलरेडी लिखी हुई होगी, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए लिख देती हूँ। भ्रूण निर्माण या जिसको अपन क्या बोलते हैं भ्रूणोद्भव, जिसको अपन क्या कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है भाई एम्ब्रियोजेनेसिस। तो युग्मनज में निरंतर विभाजन के पश्चात विभाजन के पश्चात बहुकोशिकीय भ्रूण निर्माण, बहुकोशिकीय मतलब मल्टीसेल्युलर भ्रूण निर्माण की घटना या भ्रूण विकास की घटना, भ्रूण निर्माण की घटना भ्रूणोद्भव या प्रक्रिया भी बोल सकते हो, है ना। घटना की जगह आप क्या अलग वर्ड लिख सकते हो, प्रक्रिया भ्रूणोद्भव कहलाती है, भ्रूणोद्भव कहलाती है, ठीक है। क्या होना है कि हमने भ्रूण तो बना दिया, सॉरी जायगोट तो बना दिया, युग्मनज मतलब जायगोट, ठीक है। तो जायगोट तो आपने बना दिया, कहाँ, अब जायगोट कहाँ बना था, जायगोट कहाँ बना था भाई, जायगोट अपना बना था वही, वापस से देखो चीजों को भूलना नहीं है, चीजों को कनेक्ट करके रखना है एक चीज से दूसरी चीज। यहां पे मैंने कहा था आपसे कि ये सारी चीजें कहाँ हो रही है, अपने बीजांड में हो रही है, ये बात याद है ना। अभी क्या होता है कि जैसे जैसे निषेचन होता है, निषेचन कंप्लीट होते ही जैसे ही युग्मनज बनता है बहुत सारे चेंजेस आते हैं, तो जो बीजांड है वो धीरे धीरे बीज में बदलेगा, ठीक है। बीजांड धीरे धीरे किस में बदलेगा, बीज में। लेकिन मैं आपको बस अभी थोड़ा सा कनेक्ट करवाने के लिए इसको बीजांड शब्द बोल रही हूं। जैसे ही निषेचन हो जाएगा ये बीजांड जो है बाहर वाला, ये बीज में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। तो अब धीरे धीरे होगा, ऐसा तो नहीं है कि ये ऐसे हो गया, तो भाई धीरे धीरे ये बीज में बदल रहा है और अपन क्या कर रहे हैं, इसके अंदर होने वाले चेंजेस को पढ़ रहे हैं। तो अभी क्या है, यहाँ पे अपना एक चीज जो अपन कल बना के आए हैं वो क्या बना के आए हैं कि जो अपना भ्रूणपोष बन गया है। अब भ्रूणपोष कैसा बनेगा, भ्रूणपोष मैंने आपसे कहा था, अगर आपको प्रीवियस क्लासेस याद है, कि जैसे जैसे विकास होता है कई बार बीजांड के जो बाहर वाली चीज होती है, जिसको अपन ने एक शब्द कहा था बीजांड काय,
याद है किसी को? भाई भ्रूण कोश के बाहर वाला एरिया था ना, मैंने कहा था कि किसी किसी में तो बीजांडकाय पूरा गायब हो जाता है, न्यूसेलस है ना, न्यूसेलस किसी किसी में तो पूरा खत्म हो जाता है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ये न्यूसेलस भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है और अपना जो भ्रूण पोष है उसने जगह ले ली है। तो भाई भ्रूण पोष कैसा भी हो, मतलब अभी हम यहाँ पे प्रकार की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन सीधा मैं लिख रही हूँ इसको भ्रूण पोष, कि भाई भ्रूण पोष बन गया है, यानी कि एंडोस्पर्म बन गया है, जो अपन ने कल की क्लास में पढ़ा। ठीक है, अब एंडोस्पर्म के साथ एक और चीज है यहाँ पे, ये किससे बना है? ये त्रिगुणित है, ये बात याद रखनी है, ये त्रिगुणित है। लेकिन इसके साथ ही साथ एक और चीज यहाँ पे बनी है और वो है हमारा एम्ब्रियो। लेकिन एम्ब्रियो से पहले क्या रहा होगा ये? तो भाई एम्ब्रियो से पहले ये चीज क्या रही होगी? जाइगोट रही होगी, है ना, 2n, जो कि कैसा होता है? 2n द्विगुणित होता है, जो युग्मनज है। अब इस युग्मनज में निरंतर विभाजन से, क्योंकि युग्मनज कैसा होता है? सिंगल सेल, लेकिन हमको तो पूरा पौधा बनाना है भाई, और पौधा तो बहुकोशिकीय है, मल्टी सेल्यूलर है। तो इस छोटी सी एक कोशिका से हमको क्या बनाना पड़ेगा? धीरे धीरे हम इसमें विभाजन करेंगे। और ये विभाजन कैसे होंगे? ये विभाजन समसूत्री होंगे, ये बात आपको याद रखनी है। अब जाइगोट बनने के बाद जितने भी विभाजन है वो सारे समसूत्री है, क्योंकि हमें द्विगुणित ही पौधा चाहिए ना, प्लांट हमारा डिप्लॉयड ही होगा। तो अब अर्धसूत्री तो होना नहीं है, अर्धसूत्री तो भाई मियोसिस तो सिर्फ युग्मक बनते समय होता है, जो कि अपन ने पहले ही बना दिए। तो यहाँ पे सारे विभाजन समसूत्री है। तो दो चीजें होंगी विभाजन से, एक तो होगा इसकी संख्या में वृद्धि। जिन्होंने चैप्टर नंबर 1 पढ़ रखा है उनको ये ऑलरेडी चीजें पता है, लेकिन क्योंकि सबके सिलेबस में चैप्टर नंबर 1 नहीं है, इसलिए मैं दोबारा से उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि इस विभाजन से इस कोशिका में, ये जो अपनी सिंगल सेल की कोशिका है, सबसे पहले तो क्या होगा? इसकी संख्या में वृद्धि होगी। मतलब 1 से 2, 2 से 3, ऐसी बहुत सारी सेल्स बनना शुरू हो जाएगी, बहुत सारी, एक से बहुत सारी सेल बन जाएगी। एक तो ये काम होगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा विभेदन। दूसरा स्टेप क्या रहेगा इसका? विभेदन, यानी कि डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई? डिफरेंशिएशन ये होता है कि भाई कोशिका विभाजन से जो सारी कोशिकाएं बनी है, वो तो एक जैसी है भाई, इससे बनी है और ये सारी कोशिकाएं एक जैसी बनी है। लेकिन पौधे में या प्लांट में हर कोशिका सेम तो नहीं होती। कोई कोशिका जाइलम होगी, कोई फ्लोएम होगा, किसी से पत्ती बननी है, किसी से फूल बनना है आगे जाके इन फ्यूचर, किसी से जड़ें बननी है, किसी से तना बनना है, और इन सब की कोशिकाएं अलग अलग होंगी। तो इन कोशिकाओं को काम बांटना पड़ेगा, जिसको अपन 11th क्लास में पढ़ के आए हैं कि उत्तक बनाने पड़ेंगे, टिश्यू बनाने पड़ेंगे काम के आधार पर, जिसका जैसा काम उसकी वैसी संरचना। और आप थोड़ा सा 11th अगर आपको याद है और होनी चाहिए, क्योंकि अभी खत्म ही हुई है, आप तो शुरू कर रहे हैं कि प्लांट में जाइलम होता है, फ्लोएम होता है, पेरेन्काइमा होता है, मृदुत्तक जिसको अपन कहते हैं, है ना, वाहिकाएं होती हैं, वाहिनिकाएं होती हैं, बहुत सारी सेल्स होती है, पत्तियों की अलग सेल होती है, अपना स्पॉन्जी टिश्यू होता है, हरित लवक वाली कोशिकाएं होती है, मतलब ढेरों प्रकार की कोशिकाएं। तो सब प्रकार की कोशिकाएं बनाना है, मतलब कि सबको एक दूसरे से अलग करना पड़ेगा टिश्यू बनाने के लिए। और उसी प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं? विभेदन। विभेद करना, डिफरेंस करना, इसके मीनिंग में इसका काम है। भाई सब एक जैसे दिख रहे हैं, जब सब एक जैसे दिख रहे हैं तो इनमें विभेद क्या है? इसमें अंतर क्या है सब में? ये तो सब एक है, घोड़ा गधा सब बराबर, लेकिन हमको घोड़े और गधे में विभेद करना है, मतलब कि उसमें डिफरेंशिएशन करना है। इन सेल के अंदर हम डिफरेंशिएशन करेंगे, तब जाकर अपना क्या बनेगा? भ्रूण बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। उसके बाद हमारा प्लांट बनेगा। तो भाई यहां से अगर अपन इस परिभाषा को समझे कि युग्मनज में निरंतर विभाजन के पश्चात बहुकोशिकीय भ्रूण निर्माण, भाई बहुकोशिकीय भ्रूण बनेगा और उसमें डिफरेंशिएशन भी होगा, परिपक्वन भी होगा। एक परिपक्वन शब्द भी आता है, वो भी लिख देती हूं, परिपक्वन, मिच्योर। भाई मिच्योर भी तो होगी, खाली सेल बनाने से क्या होगा? उनको काम करना भी तो आना चाहिए,
है ना। काम सिखाना भी तो आना चाहिए कि जाइलम का काम जल ले जाना है, फ्लोएम का काम जो है वो फूड ट्रांसपोर्ट करना है, तो वो सारा इनमें आना चाहिए, सबके काम होने चाहिए, तो परिपक्वन भी होना चाहिए। और उसी प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, भ्रूणोद्भव। ये प्लांट और एनिमल दोनों के लिए ये परिभाषा सेम ही रहेगी और ये प्रक्रिया भी सेम रहेगी, बस थोड़ा थोड़ा बीच बीच में अंतर है, ठीक है। वहां पे भी एनिमल में भी सेम ये समसूत्री विभाजन होगा, एनिमल में भी सेम विभेदन होगा, लेकिन वहां पे जाइलम फ्लोएम नहीं होते, हमारे अंदर जाइलम फ्लोएम नहीं है, हमारे अंदर कुछ दूसरी प्रकार की कोशिकाएं, तो उसके हिसाब से काम होगा, ठीक है। लेकिन ये 2 स्टेप, ये जो है 3 अगर बोलना चाहो कि विभाजन, विभेदन और परिपक्वन, ये तो होना ही है, चाहे कोई भी लिविंग सेल हो, ठीक है। तो आज अपन क्या करने वाले हैं, ऐसे भ्रूण निर्माण कैसे हुआ, मतलब ये युग्मनज से लेकर और इस भ्रूण तक बनने का प्रोसेस ये कैसे हो रहा है, ये तो हो ही रहा है, लेकिन साथ में ये चल कैसे रहा है उसको शॉर्ट में पढ़ना है अपन को, डिटेल में नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। तो आपको ब्रीफ आइडिया चाहिए, आपके सिलेबस में डिटेल नहीं है। अगर आपने एनसीईआरटी बुक खोली है, जो कि मैं हमेशा कहती हूँ कि टॉपिक पढ़ने के बाद, आज का टॉपिक खत्म होने के बाद आप एनसीईआरटी बुक खोलेंगे और उसकी रीडिंग करेंगे आज के टॉपिक की, ये रोज करना है, रेगुलरली करना है ये, ठीक है। और उसमें आपको कोई टफ पॉइंट लगता है उस पर अंडरलाइन करके, और मीनिंग तो मैंने यहाँ लिखवाए हुए हैं, तो आप वहाँ पे भी उसको अंडरलाइन करके मीनिंग लिख सकते हैं, वहाँ पे भी इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं, अपने नोट्स में भी लगा सकते हैं। तो अभी क्या है कि हमारा जो भ्रूण निर्माण है, क्योंकि हमारे पास, पहले मैं एक प्लेन स्लाइड पे कुछ आपको बता देती हूँ, सीधा अपन द्विबीजपत्री पे नहीं आते हैं, कि ये जो भ्रूण निर्माण है या भ्रूणोद्भव है, ठीक है, बार बार मैं वही बोल रही हूँ, लेकिन भ्रूण निर्माण और भ्रूणोद्भव एक ही चीज है। तो भ्रूण निर्माण और भ्रूणोद्भव अपन को किस में पढ़ना है, हमने कहा कि हम इस चैप्टर में एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना, एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर हमें कुछ याद है पुराना, भूला बिसरी यादें, है ना, तो भाई उसमें हमको पता है कि एंजियोस्पर्म तो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं एक बीजपत्री, इसकी बात भी हम पहले कर चुके हैं, 12th में भी कर चुके हैं, 11th में तो करी है। और दूसरे होते हैं द्विबीजपत्री, ये होते हैं डाइकोट और ये होते हैं मोनोकॉट। क्या होता है ये, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देती हूँ। मोनोकॉट मतलब ऐसे प्लांट जिनके बीज में एक ही बीज पत्र होता है, जैसे कि गेहूं, चावल। आप देखो चावल जो अपन खाते हैं वो ऐसा होता है, उसको आप 2 पार्ट में ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते, है ना। गेहूं में भी लाइन जरूर होती है, आप कहेंगे मैम गेहूं के अंदर एक ऐसी लाइन होती है, लेकिन गेहूं डिवाइड नहीं होता है ऐसे 2 टुकड़ों में। तो भाई इसमें कौन कौन आते हैं अपने, एक तो गेहूं, चावल, मक्का, ये तो पता है ना, इतने तो बुड़बक नहीं है हम कि हमको ये भी नहीं पता है कि एक बीजपत्री है, इससे पहले वाली क्लासेस में भी ये बात बताई है। अब द्विबीजपत्री क्या है, तो द्विबीजपत्री में आपका आता है चना, मटर, जो दालें हैं सारी, सोयाबीन, दालें लिख दिया है मैंने तो उसमें सभी आ गया वैसे तो, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत आपको बता देती हूँ। चने में आप देखो, चने को आप 2 ऐसे हिस्सों में तोड़ सकते हो, मतलब चना है ये, जैसे ये देखो ये चना है, ये अपना चना है ना, इसका छिलका निकाल के आप तोड़ोगे तो आपको ऐसे 2 पार्ट मिलेंगे चने के अंदर, मटर में, चने में। तो भाई इनके बीज को हम 2 पार्ट में तोड़ सकते हैं। अब क्या हुआ, लास्ट ईयर मैंने दालें शब्द लिखा है यहाँ पे, पल्सेस, जो अपनी मूंग है, चना है। तो मेरे कुछ महान ज्ञानी सदाखर मुंह टाइप के बच्चे भी हैं, वो कहते हैं कि मैम हम जो घर में दाल लाते हैं उसमें तो ऐसे 2 टुकड़े होते ही नहीं है। भाई वो प्रोसेस दाल है, दाल का मतलब भाई चने की दाल भी आती है, एक ये चना है और एक चने की दाल आती है। वो घर पे जो आप दाल लाते हो वो तो ऑलरेडी 2 टुकड़ों में टूटी हुई रहती है, उसको मशीनों से, घर में भी आप करते होंगे, आजकल तो बाजार से हम दाल खरीद ले आते हैं। पुराने टाइम में हम वो एक घट्टी होती थी, उसके अंदर दाल डालते थे तो दाल के 2 टुकड़े हो जाते थे, है ना, तो वो ऑलरेडी 2 टुकड़ों में है। वो कह रहा मेरे घर के अंदर जो दाल है वो 2 टुकड़ों में नहीं बट रही है। भाई वो पहले से ही 2 टुकड़ों में, वो नहीं बट सकती है, ठीक है। हमारी जो घर पे दाल आती है वो ऑलरेडी ऐसे 2 टुकड़ों में बटी हुई रहती है, और मैं बात कर रही हूँ पूरी दाल की, इसीलिए, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखें, थोड़ा थोड़ा हमको ऐसा भी सीखने को मिलता है, मुझे भी मिलता है, तो हर साल क्लास में मैं ये चीज़ें ऐड करती रहती हूँ जहाँ जहाँ से बच्चों को जो जो डाउट हो सकते हैं। तो ये सब द्विबीजपत्री है।
तो आज हम जो क्लास में पढ़ने वाले हैं वो अपन इसका निर्माण पढ़ेंगे, और इसका सबका निर्माण आपको शॉर्ट में पढ़ना है ना, डिटेल में नहीं जाना है। अगर किसी बुक में आपको डिटेल दे रखा है, आता मुझे भी है, लेकिन वो कुछ काम का नहीं है। पिछले इतने साल के मतलब 2021-22 के पेपर से लेकर मतलब पिछले 5 साल के पेपर देख लो, आपको डिटेल पे कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा, क्योंकि एनसीईआरटी में डिटेलिंग है ही नहीं। एनसीईआरटी बुक खोलोगे उसमें तो 4 लाइन दे रखी है इसके लिए और 4 लाइन दे रखी है इसके लिए, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा और नीट के पर्पस तक का पढ़ाऊंगी, उसकी चिंता मत करो आप, लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ना है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, किसी किसी बुक में आपको बहुत खतरनाक लेवल पे हर प्रकार की 50 नाम दिए होंगे इसके अंदर, लेकिन वो सब आपको नहीं करने, ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। शॉर्ट में ब्रीफ पढ़ना है हमको, एनसीईआरटी ने अपने सिलेबस में लिखा हुआ है ब्रीफ, ठीक है। चलो, तो अभी अपन आज किसकी बात करने वाले हैं? मोनोकॉट की नहीं करेंगे अपन, डाइकॉट की पहले करेंगे। तो डाइकॉट क्या है भाई? द्विबीजपत्री भ्रूण के बारे में, कि जो अपने ये डाइकॉट हैं, जो बीज हैं, उनके अंदर भ्रूण कैसा होता है। अच्छा, एक और बात मैं यहाँ पे क्लियर करती हूँ, जो आप थोड़ा सा ध्यान से सुने, क्योंकि अपन एक वो जो वीडियो आप देखेंगे उससे भी आपको समझ में आएगा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक बात बोली कि बीजांड जो है वो बीज में बदल जाता है। ये सबने सुनी कि बीजांड जो है वो बीज में बदल जाता है। तो अगर ये बाहर वाली चीज बीज में बदल गई तो आपको क्या लगता है भ्रूण कहाँ होगा? भ्रूण कहाँ होगा? भ्रूण बीज के अंदर होगा या नहीं होगा? कई बच्चों को साल भर पढ़ने के बाद भी ये कंफ्यूजन रह जाता है कि भ्रूण के अंदर बीज होता है या बीज के अंदर भ्रूण होता है। जबकि अगर अभी एक वीडियो जो मैं आपको बोल रही हूँ वो आप वीडियो देखेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई बीज के अंदर हमने भ्रूण पढ़ा, भ्रूण के अंदर बीज नहीं हो सकता है। और इस वाली बात से भी कि बाहर वाली चीज जब बीज में बदल रही है तो भ्रूण तो अंदर है, अंदर मिलेगा हमको, बीज के अंदर भ्रूण मिलेगा, ठीक है, ये बात एक ध्यान रखेंगे। तो हम क्या करते हैं, बीज के अंदर जाके देखते हैं कि भाई भ्रूण कैसा दिख रहा है। तो अभी यहाँ पे एक कॉमन सी लाइन है जो दोनों के लिए है कि युग्मनज विभाजित होकर पहले एक प्राक भ्रूण बनाता है। प्राक भ्रूण का मतलब प्रो एम्ब्रियो, क्योंकि मैंने कहा कि युग्मनज में बहुत सारे विभाजन होंगे तो डायरेक्ट एम्ब्रियो नहीं बनेगा, वो बहुत एक लंबा प्रोसेस है। तो भाई मेन अपना जो एम्ब्रियो है, मेन अपना जो भ्रूण है, उसके पहले वाली चीज को अपन कहते हैं प्रो एम्ब्रियो। ये एक वर्ड समझ में आया। उसके बाद फिर ये गोलाकार हो जाता है, मतलब इसका शेप जो होगा वो गोलाकार हो जाएगा, और उसके बाद ये हृदयाकार हो जाता है। अभी बताऊंगी हृदयाकार मतलब हार्ट शेप। ये वाला शेप तो सबको ही पता होगा, ठीक है। तो ऐसा शेप हो जाता है। कैसे होता है अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, चिंता मत करो। और फिर अपना भ्रूण परिपक्व होता है। एनसीईआरटी की ये लाइन है और एनसीईआरटी ने अपना भ्रूण यहीं पे खत्म कर दिया है, लेकिन हम उसको थोड़ा प्रॉपर वे में पढ़ेंगे कि ये कैसे हुआ। तो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं वही जहां कल मैंने बात खत्म की थी। ये अपना बीजांड है, एक बार इसको देख लो फिर से। ये बीजांड है और बीजांड के अंदर अब अपना भ्रूण पोष बन चुका है। और अपना जो एम्ब्रियो है वो कहाँ मिलेगा, ये बात नोटिस कर लेना। अपना एम्ब्रियो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ मिलेगा और चलेजा की तरफ नहीं मिलता, ठीक है। माइक्रोपाइलर एंड की तरफ अपना क्या मिलेगा, जाइगोट। भ्रूण मतलब वही, अभी तो जाइगोट है ना, भ्रूण बना नहीं है। तो अपना जो जाइगोट है युग्मनज, वो कहाँ मिलेगा, माइक्रोपाइलर एंड की साइड मिलेगा। इसको कलर में थोड़ा सा और ये कर देती हूँ ताकि आपको दिखे। और ऊपर अपना क्या बना हुआ है, भ्रूण पोष बन ही रहा है, ठीक है। ये चल रहा है, साथ साथ चल रहा है ये काम, लेकिन हम साथ साथ नहीं पढ़ सकते ना, हमको तो सब टॉपिक अलग अलग पढ़ने हैं, लेकिन ये सारे काम एक साथ ही चल रहे हैं अंदर। तो अभी क्या होगा, सबसे पहले युग्मनज में एक समसूत्री विभाजन होगा। सारे विभाजन समसूत्री है, मैं बार बार कह रही हूं, चाहे मैं यहां लिखूं चाहे ना लिखूं, ठीक है। समसूत्री विभाजन होता है। और अब ये पूरी चीज मैं नहीं बना रही हूं, मैं सीधा युग्मनज बना रही हूं, लेकिन आपको पता है ये सारी चीजें कहां हो रही है, इसके अंदर। मैं ये सब कुछ नहीं बना के सीधा अपना जाइगोट बार बना रही हूं। तो जाइगोट में विभाजन हुआ और 2 प्रकार की कोशिकाएं बनी, ये, ठीक है। विभाजन हुआ पहला और 2 प्रकार की कोशिकाएं बनी। और
इन कोशिकाओं में से जो माइक्रोपाइलर एंड की साइड कोशिका है, जो बीजांड द्वार की ओर कोशिका है, उसको तो अपन कहते हैं आधारी कोशिका। आधारी कोशिका, बेसल सेल। ये डायग्राम बना लें, एनसीईआरटी में आधा अधूरा डायग्राम है, प्लस लेबल भी नहीं है, लेबल नहीं किया हुआ है, ठीक है, तो लेबल आपको करना है। और ये है अपनी शीर्ष कोशिका, शीर्ष कोशिका। टर्मिनल सेल। फिर विभाजन होगा इसमें, क्योंकि मैंने कहा बहुत सारे समसूत्र विभाजन होने। अब फिर विभाजन हुआ तो जो ये आधारी कोशिका है, जो बेसल सेल है, उसमें विभाजन से एक लंबी संरचना का निर्माण होता है, जो कि मैं अब बना रही हूं येलो कलर से, बेसल सेल से। ये जो अपनी नीचे वाली कोशिका थी ना, बेसल वाली, इसके विभाजन से एक ऐसी लंबी संरचना बन रही है, और इस संरचना को अपन कहते हैं निलंबक। निलंबक, सस्पेंसर, ठीक है। और नीचे वाली सबसे लास्ट वाली जो कोशिका है, वो कुछ ऐसे गोल हो जाती है, ऐसी। इसको बोलते हैं चूषक कोशिका। चूषक कोशिका यानी कि होस्टोरियल या होस्टोरियल सेल, क्योंकि अभी सिर्फ सेल है, होस्टोरियल सेल, ठीक है। होस्टोरियल सेल बाद में जाके ये होस्टोरियल बना लेगी, अभी क्या काम होता है सबका बता रही हूं। ये पूरी, ये जो पूरा दिख रहा है आपको, ये पूरी निलंबक है, सस्पेंसर है। क्या काम है अभी बता देती हूँ दोनों का। निलंबक और सस्पेंसर दोनों, जो सस्पेंसर का काम क्या है, ये एम्ब्रियो को, जो अपना एम्ब्रियो है जो कि यहां बनेगा अभी, उसको इसके अंदर धसाने का काम करती है। देखो अपना ये भ्रूणपोष है ना, और ये अपना सस्पेंसर है, और ये अपना निलंबक है, और यहाँ पे एम्ब्रियो है। अभी ये युग्मनज यहाँ है, लेकिन भ्रूणपोष का तो बहुत बड़ा है भ्रूणपोष तो ये क्या करती है, जैसे ये अपना युग्मनज है, सोचो कि ये अपना युग्मनज है, ये ग्रीन वाले यहाँ से युग्मनज है, तो ये होस्टोरियल जब बढ़ेगा तो युग्मनज ऐसे ऊपर खिसकेगा, बढ़ रहा है ना, युग्मनज ऐसे जा रहा है इसके बढ़ने से। तो इसके बढ़ने से क्या होगा कि ये अपने एम्ब्रियो को, जो अपना भ्रूणपोष है, उसके अंदर धसाएगी, ताकि इसको ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट मिले, ज्यादा से ज्यादा उसकी पहुंच में आ सके, क्योंकि ये बिल्कुल कोने में घुसा हुआ है। और होस्टोरियल बनने से देखो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ताकि इसको न्यूट्रिएंट जो है अपना, इसका काम क्या है, पोषण देना, तो इसको पोषण मिल पाए, ये काम है इसका। क्या लिखोगे अगर इसका काम पूछ ले तो, कि निलंबक और चूषक, चूषक का मतलब ये सक करना, अवशोषित करना, तो निलंबक और अवशोषक का, चूषक का ये कार्य है कि ये भ्रूण को भ्रूणपोष में धसाने का काम करते हैं या निलंबित करने का काम करते हैं, ताकि भ्रूण को ज्यादा से ज्यादा पोषण मिल पाए, ठीक है। अब बचती है ऊपर वाली सेल, टर्मिनल सेल। ऊपर वाली सेल जो है वो टर्मिनल सेल है। सबसे पहले ये 4 कोशिकाओं का एक ऐसा गुच्छा बनाएगी, 4-5 कोशिकाओं का, ठीक है। उसके बाद ये फिर विभाजित होगी। अभी भी ये टर्मिनल सेल ही है, बोल सकते हो इसको शीर्ष कोशिका, और नई नाम दोगे तो भी चलेगा, अपन कोई नाम नहीं दे रहे इसको। ये शीर्ष कोशिका का भाग है, शीर्ष बोल दो खाली इसको, टर्मिनल, ठीक है। अब आगे फिर विभाजन हो रहा है, और अब विभाजन से ये वाली चीज तो यही रहेगी, इसका लेबल अब मैं नहीं कर रही, लेकिन आपको पता है क्या है, वही नाम है अभी भी इनके। ऊपर वाली सेल में और विभाजन होंगे, जो ये वाली थी अपनी, ये गोलाकार, देखो लिखा है यहाँ पे प्राक भ्रूण, फिर गोलाकार भ्रूण, और फिर हृदयाकार भ्रूण। तो अभी आप चाहो तो उसको गोलाकार लिख सकते हो, लेकिन मैं अभी इसमें और विभाजन करूंगी। अगर आप चाहो तो देखो, इसको यहां से अभी मिटा दो, बीच वाले को, ठीक है, ये ठीक है। इसको लिख दो कि ये प्राक भ्रूण है। ये क्या है, प्राक भ्रूण, प्रो एम्ब्रियो, ये प्राक भ्रूण है, ठीक है। पूरे को बोलेंगे प्राक भ्रूण। फिर क्या होगा, ये और गोलाकार हो जाएगा, इसको गोलाकार कर दो भाई, और ये और विभाजन होगा इसमें,
ये कोशिकाएं हैं इसके अंदर, ठीक है, सारी कोशिकाएं विभाजन हो रही है। ये अपना निलंबक, सेम चीज है, आपको सब जगह लेबल करना पड़ेगा। और ये चूषक, और ये अपना क्या हो गया, गोलाकार भ्रूण, गोलाकार भ्रूण। एक्चुअली में ये पूरा ही भ्रूण है, मैं बार बार कह रही हूं, ये पूरा ही भ्रूण ही है, एम्ब्रियो ही है पूरा, लेकिन इसके शेप की वजह से अपन इसको ऊपर नाम दे रहे हैं गोलाकार भ्रूण। अब यही गोलाकार भ्रूण और विभाजित होगा और ये कैसा हो जाएगा, हार्ट शेप हो जाएगा। और ये अपना निलंबक, ये अपना चूषक, और अब देखो इसका शेप कुछ ऐसा हो जाएगा। इसमें सेल्स बना दो ऐसे ऐसे, ये आपके एनसीईआरटी में बना हुआ है डायग्राम, ये सेल्स बनानी है आपको, आप यहाँ पे सेल्स बना देना। ये देखो, ये हो गया हृदयाकार, हृदयाकार भ्रूण। अभी क्या होगा, यहां पे जो दो कोशिकाएं दिख रही है आपको, समझना कैसे बना। ये वाली जो दो आपको उभार दिख रहे हैं, यहां पे कोशिकाएं बार बार विभाजित होंगी और इधर भी बार बार विभाजित होगी, और यहां पे अभी विभाजन नहीं हो रहा है। तो देखो, अगर सिर्फ इस एरिया में विभाजन हो, अगर सिर्फ इस एरिया में विभाजन हो तो कुछ ऐसा शेप हमको नजर आना चाहिए, जिसको मैं अभी आपको डैश करके बता रही हूं। देखो यहां विभाजन होगा तो ये कुछ ऐसी बनेगी, और यहां पे भी सेम इसी एरिया में अगर विभाजन हो, विभाजन होता जाए तो कुछ ऐसा हमारे सामने नजारा हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो इसी को अभी हम नेक्स्ट डायग्राम बना रहे हैं। तो अभी के लिए तो मैं इसको निपटा रही हूँ, यहाँ से मिटा रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन करना था। ये हृदयाकार भ्रूण है, आगे वाले को भी हृदयाकार ही बोलते हैं। और अब हमारा जो फाइनल यहाँ पे आ रहा है वो देखो ऐसा आ रहा है। ये सारे डायग्राम आपको बनाने हैं, इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना है। ये देखो, ये बना रही हूं मैं, सेल्स बना देना, कहीं कहीं मुझसे छूट जाए तो। ठीक है, ये देखो इस तरीके का ये हमारे सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको लेबल करना है, और लेबल ये करना है, दो पॉइंट है यहाँ पे जो आपको लेबल करने हैं। एक तो यहाँ पे, जिसको मैं कलर ब्लू से बता रही हूँ, मेरे हिसाब से आपको दिख जाएगा ये ब्लू वाला पॉइंट, और इसी की सीध में एक पॉइंट और दिखेगा आपको यहाँ कहीं। ठीक है, आप एनसीईआरटी वाला डायग्राम भी देखना, वो थोड़ा सा इससे अलग है। आप वो वाला भी बना सकते हैं, ये वाला भी बना सकते हैं, दोनों ही सही है। ये सेम डायग्राम आपको एनसीईआरटी में मिलेगा, लेकिन उसने थोड़ा सा ऐसे बनाया हुआ है इसको, इसीलिए वो थोड़ा सा अलग है। बाकी आप वो भी बना सकते हैं, वो भी गलत नहीं है, ना ये गलत है। तो यहाँ पे आपको एक नाम लिखना है, और वो है अपना प्रांकुर। ठीक है, जिसको अपन क्या कहेंगे, प्लूम्यूल। ये प्लूम्यूल है, इससे क्या बनेगा, तना बनेगा। और ये इसी की सीध में अपन को एक और चीज मिलेगी, जिसको अपन कहेंगे मूलांकुर, रेडिकल। और ये जो आपको दो नजर आ रहे हैं, ये उभार बलून जैसे, इन्हीं से हमारे दो बीज पत्र बनने वाले हैं। अब आप बोलोगे बीज पत्र क्या है, वैसे तो आपको पता होना चाहिए, लेकिन मैं इस वाले डायग्राम से आपको बताती हूँ। ये जो दो मैंने बनाए हैं कि जो द्विबीजपत्री होते हैं, उसके बीज दो भागों में बढ़ जाते हैं। तो ये जो दो आपको दिख रहे हैं, ये और ये बीज पत्र है। तो इसमें भाई दो बीज पत्र होते हैं, दिख रहे हैं आपको, एक ये रहा, एक ये रहा। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें एक ही होता है, इसमें दो भागों में नहीं बढ़ता, ये एक बीज पत्री है, जबकि इसमें दो बीज पत्र है। तो यही दो बीज पत्र जो बनेंगे वो इनसे बनने वाले हैं। ये आपको जो दो उभार नजर आ रहे हैं, ये वाले, यही बीज पत्र है। फ्यूचर मतलब अभी ये पूरे बने नहीं है, तो यहां पे मैं लिख देती हूं बीज पत्र, और बीज पत्र का इंग्लिश है कॉटिलेडन, कॉटिलेडन। ठीक है, इतनी बात सभी को समझ में आई।
और धीरे धीरे ये द्विबीज, बीज जैसा बन जाएगा। बाहर से भी बीज बन रहा है, यहां से भी बीज पत्र बन रहा है। डेली क्लास लो, नहीं तो बैकलॉग तो होना ही है। अभी तो तीसरा चैप्टर भी बड़ा है इसके बाद वाला, और उतना ही इंपॉर्टेंट। मैंने जब ये चैप्टर शुरू किया था तभी बोल दिया था इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आपने देखा भी होगा जब जब हमने कोई टॉपिक पढ़ा है उस पर एक इम्पॉर्टेंट जरूर लगा है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आ गए हैं। मतलब आप ऐसा सोच लो कि इस चैप्टर में से कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं बचा है जहाँ से कभी कोई क्वेश्चन ना आया हो। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है नंबर के हिसाब से भी। हाँ, रिपीट कर रही थी मैं, और साथ में मैं बोल भी रही हूँ कि इसको कैसे लिखना है। क्या होगा, युग्मनज में समसूत्री विभाजन से 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिसमें से पहली शीर्ष कोशिका तथा दूसरी आधारी कोशिका कहलाती है। अब ये बात बनाते समय आपको ध्यान रखना है कि आधारी कोशिका हमेशा माइक्रोपाइलर एंड की ओर होगी और चलेजा वाली शीर्ष वाली होगी, ये फिक्स है। आधारी कोशिका से आगे जाके विभाजन के दौरान एक लंबी संरचना का निर्माण होता है जिसे निलंबक या सस्पेंसर कहते हैं, जबकि दूसरी बीजांड द्वार की कोशिका कुछ बड़ी हो जाती है जिसे चूषक कहा जाता है या चूषक कोशिका कहा जाता है। ये दोनों भ्रूण को भ्रूणपोष में धकेलने का काम करते हैं या दबाने का काम करते हैं, जिससे कि भ्रूण को पोषण मिल पाए। जो अपनी शीर्ष कोशिका है, शीर्ष कोशिका में निरंतर विभाजन से पहले प्राक भ्रूण, फिर गोलाकार और अंत में एक हृदयाकार संरचना का निर्माण होता है। यह हृदयाकार संरचना ही आगे जाके एक परिपक्व भ्रूण का निर्माण करती है। ठीक है, ये इसकी लाइनें हैं। अब अपन पढ़ने वाले हैं इसमें और क्या क्या बनेगा। अभी परिपक्व भ्रूण में भी चेंज होने वाला है कुछ, तो इसके अंदर क्या आगे चीजें हैं। जब जैसे कि मैंने कहा कि ये 2 चीजें जो है आगे जाके बीज पत्र बना देगी, और इससे तना बनेगा और इससे जड़ बनेगी। अब इसके बीच में भी बहुत सारा प्रोसेस है, लेकिन वो सारा प्रोसेस हमको पढ़ना नहीं है। जैसे मैंने कहा हमको शॉर्ट में पढ़ना है, तो बीज का प्रोसेस हम नहीं पढ़ेंगे, सीधा हम आ जाएंगे बीज पे, मतलब मेन भ्रूण पे आ जाएंगे कि अपना जो मेन भ्रूण है ये परिपक्व होने के बाद इसमें और क्या क्या होता है उसकी बात पे आ रहे हैं। ठीक है, समझिए बात को। चलो क्या हो रहा है यहाँ पे देखो जरा। अब जो ये अपनी संरचना थी, जिसको अब मैं पूरा डिटेल में नहीं बना रही हूं, ये वाली देखो, एनसीईआरटी में कुछ ऐसा भी बना हो सकता है, कहीं और बुक में। ये जो अपनी संरचना थी, है ना, अभी जो पीछे अपन बढ़ गया है, तो यहां पे ये अपना है प्रांकुर, और यहां पे ये अपना है इसी सीध में मूलांकुर। इंग्लिश नाम में लिख चुकी हूं। इससे क्या बनेगा, इससे प्ररोह बनेगा, यानी कि तना बनेगा। प्ररोह का मतलब क्या होता है भाई, तना, स्टेम, शूट। और जो बच्चे मुझसे 11th पढ़े हुए हैं उनको मैंने शूट और स्टेम में डिफरेंस बताया है। किसी को पता है क्या कि शूट और स्टेम में क्या डिफरेंस होता है? चलो, इससे जड़ बनने वाली है। इससे क्या बनने वाला है, जड़ बनने वाली है, रूट। देखो, आर से रूट, और वो तो दिख ही रहा है प्रांकुर, प से प्ररो या तना। ठीक है, तो अभी क्या है, ये 2 चीजें क्या बनेंगी, बीज पत्र। ये दोनों क्या बन जाएंगे, बीज पत्र। तो अब अपन इसका फाइनल डायग्राम देखने वाले हैं कि ये आगे जाके अपना जो भ्रूण है, परिपक्व भ्रूण, वो कैसा दिख रहा है। तो ये 2 बीज पत्र तो अपने आ गए, ये रहे यहाँ पे। ये वाला डायग्राम भी सबको बनाना है, मैं बता देती हूँ। कई बोर्ड के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, किसी एक बीज की संरचना का वर्णन करो या चित्र बनाओ। खाली चित्र भी आया हुआ है। किसी एक बीज या किसी एक भ्रूण की नामांकित चित्र बनाओ। अब वो आप पे छोड़ दिया कि आप द्विबीजपत्री का बनाना चाहते हो या एक बीजपत्री का। और किसी किसी में ऐसे भी आया है, एक बीजपत्री भ्रूण का चित्र बनाओ, द्विबीजपत्री भ्रूण का चित्र बनाओ। चित्र के 4 नंबर, ये जो मैं डायग्राम बना रही हूँ ये 4-4 नंबर में आया हुआ है। ये अकेला सिर्फ ये वाला डायग्राम आया हुआ है पुराने बोर्ड में, तो भाई इसको ध्यान से सुने। और 11th में आपने पढ़ा हुआ है इसको, लेकिन फिर भी मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, ये 2 तो बन गए अपने बीज पत्र। ये एक बीज पत्र 1 और ये
बीज पत्र 2, 2 बीज पत्र है ना, 1 और 2, ठीक है, 2, तभी तो अपन क्या कह रहे हैं इसको, द्विबीजपत्री, द्विबीजपत्री, डाइकॉट, डाई का मतलब 2 और कॉटिलेडन का मतलब 2 कॉटिलेडन है इसमें, इसीलिए, ठीक है, समझ गए नाम तो और काम भी। अब ये जो हमारा भ्रूण है वो यहाँ पे हमको मिलेगा, ये थोड़ा सा और चेंज हो जाएगा और चेंज होके कुछ इस तरह की संरचना बनेगी यहाँ पे, ऐसी। ये मैं बहुत ही बड़ी बना रही हूँ क्योंकि मेरे को आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में अंदर दिखाना है ना। आप इसको थोड़ा सा पतला भी बना सकते हैं और अभी मैं आपको वो लिंक भी शेयर कर दूंगी जिसमें मैंने ये आपको बीच के अंदर बताया है कि ये कैसे क्या होता है, वो मैं आपको अभी लिंक शेयर कर दूंगी। अपना जो टेलीग्राम चैनल है ना लर्न एंड शेयर का, जहाँ पे रोज मैं नोटिफिकेशन डालती हूँ अपनी क्लास से पहले, उसी पे अभी मैं एक लिंक डालने वाली हूँ, उसको आप देख लेना। पुराना बताया हुआ है वो, लेकिन वो आपको मिलेगा नहीं, इसलिए मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी उसका। देखो, हो सकता है आपने देखा भी हो। तो यहाँ पे ये अपना क्या है, ये है अपना भ्रूणीय अक्ष। क्या कहते हैं इसको, भ्रूणीय अक्ष। इस पूरे को, ये जो पूरी संरचना आपको बीच वाली दिख रही है, इसको अपन क्या कहते हैं, भ्रूणीय अक्ष। अब देखो, जो मैं बोल रही हूं वही मैं लिखूंगी, इसलिए ध्यान से सुनना सेंटेंस को भी और चीजों को समझना। बीज पत्रों के बीच जो द्विबीजपत्री भ्रूण है, अब द्विबीजपत्री भ्रूण है वो 2 बीज पत्रों और एक भ्रूणीय अक्ष से मिलकर बना होता है। क्या लिखी पहली लाइन, अब मैं लाइन भी लिख रही हूं, और द्विबीजपत्री भ्रूण, दो मैं वैसा वाला लिख रही हूं, आप हिंदी वाले लिख देना, 2 बीज पत्रों व एक भ्रूणीय अक्ष से मिलकर बना होता है। भ्रूणीय अक्ष, एम्ब्रियो एक्सिस से मिलकर बना होता है। ये कब आएगा, ये जब हम वो सारी बातें पुरानी वाली लिख चुके होंगे, आधारी कोशिका, शीर्ष कोशिका, गोलाकार, हृदयकार, वो लिखने के बाद आई ये चीज, ठीक है, वो आपको लिखनी है, ये मैं आपको लिख के दे रही हूं। तो यहाँ पे क्या है कि अब अपन जैसे बोलेंगे वैसे लिखेंगे और वैसे ही समझेंगे। ये भ्रूणीय अक्ष है, समझ गए इसको। अभी इन दोनों को छोड़ दो, इसको अपना काम नहीं है, अभी अपन को मेन भ्रूण का डिस्कशन करना है। भ्रूणीय अक्ष के ऊपर वाला, देखो क्या कह रही हूं मैं, भ्रूणीय अक्ष के ऊपर का हिस्सा बीज पत्रोपरिख कहलाता है। बीज पत्रोपरिख, जिसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एपिकोटाइल, एपिकोटाइल कहलाता है। जबकि भ्रूणीय अक्ष के नीचे वाला भाग या भ्रूणीय अक्ष का आधारी भाग, देखो इसको लिखने का तरीका हो सकता है किसी बुक में ऐसे हो कि भ्रूणीय अक्ष का शीर्ष भाग बीज पत्रोपरिख, जबकि भ्रूणीय अक्ष का निचला भाग, जो कि यहाँ पे मैं इसको आपके लिए वाइट कर रही हूं ताकि आपको जगह दिख जाए, ये वाली भ्रूणीय अक्ष का निचला या आधारी भाग बीज पत्राधार कहलाता है, जिसको अपन बोलते हैं हाइपोकोटाइल। और ये रटने की जरूरत नहीं है, इस शब्द को पढ़ो, क्या लिखा है इसमें, इसके टुकड़े करो, संधि करो इसकी, बीज पत्राधार, आधार शब्द आ रहा है इसके पीछे, बीज पत्राधार। तो अभी आप इसको लर्न कैसे करोगे, ये बीज पत्र का आधारी भाग, ऐसे भी तो बोल सकते हो ना इसको। भाई मैंने कहा भ्रूणीय अक्ष का आधारी भाग, लेकिन अगर इसको किसी दूसरे तरीके से देखना चाहो तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि बीज पत्र का आधारी भाग। तो क्या हो गया, बीज पत्र का आधार, बीज पत्राधार हो गया, बन गया शब्द बीज पत्राधार। बीज पत्र का आधारी या आधार भाग क्या कहलाता है, बीज पत्राधार कहलाता है। ये मीनिंग खत्म। दूसरा देखो, ऊपर, ये ऊपर है ना, बीज पत्रोपरिख, ऊपर शब्द आ रहा है इसके शब्द में, बीज पत्रोपरिख। अगर इन सबको एक साथ बोलोगे तो कैसा लगेगा, बीज पत्रोपरिख, ऊपरिख,
ऊपर वाला शब्द। तो भाई बीज पत्र के ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है? बीज पत्रोपरिक कहलाता है। या भ्रूणी अक्ष के ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है? बीज पत्रोपरिक। ऊपरिक आ गया, ठीक है, दोनों याद हो गए, रटना नहीं पड़ेगा, शब्द को तोड़ दो, मीनिंग समझ में आ जाएगा और जगह भी, और ये कंफ्यूजन भी नहीं होगा। अभी रटोगे ना तो भूल जाओगे कि कौन सा भाग नीचे है कौन सा भाग ऊपर। कई बच्चे इस वाले को यहाँ लिख देंगे, इस वाले को यहाँ लिख देंगे, लेकिन मीनिंग देखो, उसमें ऊपर शब्द आ रहा है बीज पत्रोपरिक, इसमें आधार शब्द आ रहा है बीज पत्राधार। ठीक है, क्लियरिटी, ट्रिक भी हो गई आपकी, मीनिंग समझ लिया आपने। तो ये वाली लाइन लिखनी है, चलो लिखो। लाइनें देखो ऐसे ही बनती है, ऐसे ही लिखना है। भ्रूणीय अक्ष, और अगर आप चाहो तो वो दूसरी तरीके वाला जो मैंने आपसे कहा बीज पत्र का आधार है ना, भ्रूणीय अक्ष की जगह आप क्या लिख सकते हो? बीज पत्र भ्रूणीय अक्ष, भ्रूणीय अक्ष भी लिख सकते हो इस जगह, बीज पत्र भी लिख सकते हो। भ्रूणीय अक्ष का ऊपरी भाग बीज पत्रोपरिक कहलाता है। याद करने में भी दिक्कत नहीं होगी अगर आप इसकी संधि विच्छेद कर लोगे तो। ठीक है, बीज पत्रोपरिक यानी कि एपिकोटाइल व आधारी भाग उसी का, अगर आप चाहो तो दो लाइनें बना सकते हो, इसको लिख सकते हो कि कहलाता है, और फिर दूसरी लाइन वापस बना सकते हो कि भ्रूणीय अक्ष का आधारी भाग। मैंने एक में ही कंबाइन कर दिया, आप चाहो तो अगर आपको लाइनें बढ़ानी हो, आंसर को ज्यादा लंबा करना हो, तो इसको दो पार्ट में कर दो। ठीक है, बीज का आधारी भाग या निचला भाग भी बोल सकते हो, निचला भाग बोल सकते हो, लेकिन मैं आधारी शब्द इसलिए लिखा रही हूं क्योंकि आपको शब्द याद हो जाए, वो उसमें आधार आ रहा है ना, इसीलिए। ठीक है, निचला भाग बीज पत्राधार कहलाता है। इसका इंग्लिश में यहां पे लिखना भूल गई हूं, हाइपोकोटाइल। क्लियर आउट। नेक्स्ट लाइन बनानी है अपन को। नेक्स्ट लाइन क्या बनानी है भाई? आओ इधर, पहले पढ़ेंगे फिर बनाएंगे। अब बीज पत्रोपरिक के, यहां से शुरू करेंगे। बीज पत्रोपरिक के ऊपरी शीर्ष को, बीज पत्रोपरिक के ऊपरी शीर्ष को, ये ऊपर वाला हो गया ना भाई, बीज पत्रोपरिक पहले से ही ऊपर है, उसके भी ऊपर बीज पत्रोपरिक के ऊपरी सिरे को, जो कि यहां पे है, सिरे को प्रांकुर कहा जाता है, प्लूम्यूल। क्या कहा जाता है? प्लूम्यूल कहा जाता है। जबकि सेम बात नीचे के लिए, बीज पत्राधार के निचले सिरे को, अब देखो मेरी बात को ध्यान से सुने, कृपया ध्यान दें। इधर मैंने क्या बोला? बीज पत्राधार के निचले सिरे को, क्योंकि हमारे डायग्राम के अकॉर्डिंगली ये नीचे आ रहा है, लेकिन किसी किसी बुक में आपको उल्टा लिखा हुआ मिलेगा। कैसे? देखो, बीज पत्राधार के ऊपरी सिरे को, जो कि अजीब लग रहा है आपको कि भाई बीज पत्राधार का ऊपरी सिरा कैसे हो गया, ये तो नीचे हुआ। लेकिन अगर आप इसको दूसरे तरीके से पढ़ोगे कि अगर ये बीज पत्राधार है, अगर ये बीज पत्राधार है, तो इसका तो भाई अगर अपन इस डायग्राम को ऐसे उल्टा करके देखें तो भाई इसका ऊपरी हिस्सा ही हुआ ना, ये कॉर्नर वाला हिस्सा ही तो हुआ, किनारा हुआ, और किनारे को हम ऊपर बोल सकते हैं। तो हो सकता है आपको वैसी लाइन भी लिखी हुई मिले, लेकिन हम तो हमारी सुविधा के अकॉर्डिंगली और सही शब्द लिखेंगे, और वो क्या लिखेंगे कि बीज पत्राधार का निचला सिरा या शीर्ष, सिरे को शीर्ष भी बोल सकते हो, क्या कहलाता है? मूलांकुर कहलाता है। मूलांकुर या रेडिकल कहलाता है। ये वही है, हाँ ये वही है जो पहले था। ये प्रांकुर और ये मूलांकुर वही बदल गए हैं, अब कुछ ऐसे हो गए हैं, और ये बीज पत्र बदल गए। अब देखो इस डायग्राम को, ये अपनी बीज की संरचना हो गई ये वाली, और ये अपने बीज पत्र हो गए, तो उसी से बना है। पर बीच वाला हिस्सा हमको पढ़ना नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं और भी, जो आप बीएससी ग्रेजुएशन करोगे, जब कॉलेज करोगे तब आपको बताएंगे कैसे बनाए। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, अभी तो बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, सारे हमको पढ़ने नहीं है, वो ग्रेजुएशन लेवल का है, नीट में भी नहीं है, तो उसकी भी चिंता मत करो। ठीक है, तो यहाँ पे ये और बात जुड़ गई, लिखो अब इसको।
सेम बात, बीज पत्रोपरिक के ऊपरी सिरे या ऊपरी शीर्ष को प्रांकुर कहा जाता है, या कहलाता है भी लिख सकते हो, मैं कहा जाता है लिख रही हूं, कहा जाता है। अब इसका काम क्या होता है, इस से आगे जाकर, आगे चलकर प्ररोह, कॉमा मैं ब्रैकेट में तना भी लिख रही हूं, है ना, शूट या स्टेम का निर्माण होता है। तो इसका काम आ गया, ये इंपॉर्टेंट है, किससे क्या बनता है ये आपको काम याद होना चाहिए। वैसे तो इजी है, देखो ऊपर वाली चीज से तना ही बनेगा। देखो तना कहाँ होता है, जमीन के ऊपर, तो ऊपर वाली चीज से तना, नीचे वाली चीज से जड़, इसमें कोई रटने की जरूरत है, सिंपल सी बात है। मूल, और उसके तो मूल शब्द आ भी रहा है, मूल जड़ को कहते हैं, तो जब मूल से जड़ बन रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रांकुर से प्ररोह। वैसे तो इसमें भी प्र आ रहा है, इसमें भी प्र आ रहा है, ऐसे तो सब कुछ याद करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कॉमन सेंस भी है कि भाई ऊपर वाली चीज से ऊपर वाली तना, नीचे वाली से नीचे वाली चीज जड़ बन रही है, आगे चलकर क्या बन रहा है, इसे तना बन रहा है। ऐसे ही बीज पत्राधार का निचला, और मैं यहाँ पे बार बार कह रही हूं कि किसी किसी बुक में यहाँ पे ऊपरी सिरा भी लिखा हुआ होगा, उसका मीनिंग उसके अकॉर्डिंगली सही है, लेकिन हम हमारे अकॉर्डिंगली लिख रहे हैं, तो आप चाहो तो ऊपर ही लिख सकते हो, निचला भी लिख सकते हो। बीज पत्राधार का निचला सिरा या शीर्ष मूलांकुर कहलाता है। इससे आगे चलकर या आगे जाकर, आगे चलकर जड़ का निर्माण होगा। जड़ का निर्माण होगा। और क्या बनेगा इससे, और क्या बनेगा बच्चों इससे, कहाँ गया हमारा डायग्राम, और क्या क्या दो चीजें रह गई। अब फाइनल बात हमको लिखनी है इनके बारे में जो हमने लिखी नहीं, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि द्विबीजपत्री में दो बीजपत्र होते हैं, और इनमें होता क्या है, ये दो बीजपत्र किस काम के हैं भाई, अब भ्रूणपोष खत्म हो गया है। मैंने क्या कहा, जब भ्रूण परिपक्व हो जाता है, मतलब इस अवस्था में आ जाता है, तब तक भ्रूणपोष का सारा खजाना खत्म हो चुका होता है। भ्रूणपोष का टाई टाई फेस हो गई है, जितना सब कुछ था उसने अपना सब कुछ इस भ्रूण को दे दिया है। अब वो कंगाल है, मतलब भ्रूणपोष का विदाई हो चुकी है, यहाँ पे खत्म, जीरो हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा है उसमें। लेकिन अभी तो हमको इससे तना भी बनाना है, अभी तो हमको इससे जड़ भी बनाना है, तो क्या होगा, तो भाई ये जो बीज पत्र है ना, ये अपना साथ देंगे। ये बीज पत्र में संचित भोज्य पदार्थ रहते हैं, संचित भोजन या खाद्य पदार्थ या स्टोरेज फूड रहता है, दोनों में, इसमें भी और इसमें भी। और अब इन दोनों का काम है इस बढ़ते हुए भ्रूण को पोषण देना। हर जगह पे हमने सुविधा कर रखी है, शुरू से देखो हर जगह पोषण की तैयारी है, टेपिटम से लेके अभी तक हम भ्रूण को हर जगह पे पोषण देने के लिए सामग्री तैयार रखी हुई है अपन ने, ठीक है। अब देखो एक पते की बात बताती हूँ, फैक्ट बताती हूँ, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, जिसको आप चाहो तो लिख लेना कहीं पे और ध्यान भी रखना कि हम जो कहते हैं कि भ्रूणपोष जो है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट का ये मानना है कि भ्रूणपोष का ही, सुनना, भ्रूणपोष का ही काफी हिस्सा इन बीज पत्रों में आकर जमा हो जाता है, और उसी से फिर आगे जाके ये खाना जो बीज पत्रों में है वो एक्चुअली और कुछ नहीं, वो भ्रूणपोष वाला ही है खाना। ऐसा कुछ साइंटिस्ट का कहना है, और अभी तक की रिसर्च शो करती है ऐसा कि भ्रूणपोष का ही काफी मटेरियल जो बच जाता है ना, जो जमा हुआ रहता है वो कुछ बच जाता है, वो यहाँ बीज पत्रों में आकर जमा हो जाता है भ्रूण को पोषण देने के लिए, ठीक है, समझ गए। क्योंकि भ्रूणपोष बाहर ही तो है यहाँ पे भाई, ये ध्यान है ना, ये कहाँ है, ये
उसके अंदर ही तो है भ्रूण पोषिए, तो वो सब यहाँ पे ले लेता है, अंदर डाल देता है सब कुछ इनमें बीज पत्रों में, और बीज पत्रों में फिर वो खाना जो है वो जमा रहता है फ्यूचर के लिए, जब तक कि इससे पत्तियां ना बन जाए। कब तक? जब तक भाई इससे पत्ती नहीं बनेगी, क्योंकि जब तक पत्ती नहीं बनेगी तब तक फोटोसिंथेसिस शुरू नहीं होगा, प्रकाश संश्लेषण शुरू नहीं होगा, तब तक हमें इसको खिलाना है, तब तक इसका पालन पोषण करना है। ठीक है, तो भाई इसीलिए समझे, बीज पत्र का क्या काम है? पोषण देना, बीज पत्र का भी काम है। तो यहाँ पे लाइन तो मेरे हिसाब से आपको दिखेगी नहीं, तो मैं इधर कहीं लिख देती हूँ उसको। क्या लिखोगे? बीज पत्रों में संचित भोज या खाद्य पदार्थ होते हैं जिससे विकसित भ्रूण को या परिपक्व, ठीक है, परिपक्व भी लिख सकते हो, विकसित भ्रूण को निरंतर पोषण मिलता रहे, पोषण मिलता रहे। अब यहाँ पे भ्रूण की जगह हो सकता है आपको ऐसा शब्द भी मिले, नवोद्भिद। नवोद्भिद, नवोद्भिद क्या होता है भाई? नया पौधा, जो नया अपना पौधा बन रहा है भाई, इससे क्या बनेगा? नया पौधा बनेगा ना। तो नए पौधे से बनने का प्रोसेस ही चल रहा है, ये उसी से जड़ तना अभी बने नहीं है, तो उसको नवोद्भिद भी हो सकता है आपको लिखा हुआ मिले कहीं पे, तो दोनों ही बातें सही है। ठीक है, ये हो गया अपना द्विबीजपत्री भ्रूण। अब रही इसको देखने की बात, ये आपको दिखाना है मुझे, तो मैं अभी आपके लिए एक लिंक भेज रही हूँ, तब तक आप इसको बनाओ। इसमें मेरे हिसाब से कुछ बना नहीं है, इसको चाहो तो भ्रूणी अक्ष लिख सकते हो, भ्रूणी अक्ष। ठीक है, तो ये वैसे तो ये बीज ही है। अब देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर ये मैं लिखूं कि ये द्विबीजपत्री भ्रूण है, तब भी इसमें कोई गलत काम नहीं है। लेकिन अगर आपको बोल दे द्विबीजपत्री बीज की संरचना बनाओ, तब भी डायग्राम यही बनेगा। अभी बीज बनाएंगे तब भी सेम डायग्राम बनाएंगे हम, ये बीज भी यही है, भ्रूण भी यही है, क्योंकि भाई हम खाली भ्रूण बनाए तो आप ये भी कर सकते थे कि इन दोनों को ना बनाओ, खाली भ्रूण बनाना हो तो ये भी बना सकते हो, लेकिन हमेशा जब भी हम बनाते हैं बीज पत्रों के साथ ही बनाते हैं इसको। ठीक है, इसीलिए बीज पत्र का भ्रूण भी, क्योंकि जुड़े हुए हैं ये दोनों आपस में, हम अलग नहीं कर सकते ना इनको, बीज पत्र को भ्रूण से अलग नहीं कर सकते। तो अगर मैं बोलूं कि बीजपत्री भ्रूण बनाओ, तब भी यही डायग्राम बनेगा। अगर मैं बोलूं बीजपत्री द्विबीजपत्री का बीज बनाओ, तब भी यही डायग्राम बनेगा। तो ये बात आप याद रखेंगे, आगे फिर आएगा ये टॉपिक, इसीलिए। हाँ, एक बीजपत्री में थोड़ा सा फर्क आ जाएगा, एक बीजपत्री में थोड़ा सा फर्क आएगा, वो अपन एक बीजपत्री में बात करेंगे।